अरे वो उनको बुलाना बेटा, बाहर जो काउंटर पे बैठे हुए हैं ना, एक जना बुलाना उनको। अच्छा, कल कब आ जाएंगे आप, ये बताइए। आना तो पड़ेगा, है ना। हाँ। अब आप ये डिसाइड कर लो कि अपने अकॉर्डिंग कब आना चाहोगे। नहीं, मैं यूं चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। हमारा टॉपिक तो हो जाएगा बेटा क्लियर। मैं बताऊं, कोर्स तो हो जाएगा आज, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे उतने। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कल की क्लास जो है, हम क्वेश्चन प्लस थोड़ा बहुत पढ़ने के हिसाब से, इसलिए क्योंकि थोड़ा ऐसा है कि हम जो है कर लें, यूज कर लें। इसलिए एक ही क्लास है, वो भी सिर्फ मेरी रहेगी, कोई और सर इंटरेस्टेड भी नहीं है, है ना। सबका कोर्स पता नहीं बहुत आगे चल रहा है यार। उस मुझे लगता है इसमें जो है ना, ये जो कैमरा है वो इसके यहां से दिखा रहा है, और वो वाली लाइन नहीं दिख रही है उसमें। तो कल जो है आप अपने हिसाब से, मैं जो टाइम बोलता हूँ उसमें से सेलेक्ट कर लो। या तो पधारो 9:30। अरे 10 बजे तक तो उठ ही जाओगे। अरे जब मैं आ रहा हूं, आप नहीं आ सकते। भाई कैसी कैसी आर्मी है हमारी, है। मतलब कोई वो ही नहीं है कि आप कैप्टन बुला रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। रुको, अभी थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं, टेक योर टाइम। लास्ट अपन ने क्या पढ़ लिया था, देखो। देखो बेटा क्या दिखा, पढ़ा दिया कल हमने। बस अब ठीक है, देखते हैं, अभी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे बेटा, है ना। अरे हो गया। चलो, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कल तीनों रेडियस के बारे में। हमने कुछ कंपैरिजंस लिख लिए थे। अब हमारी नेक्स्ट रेडियस जो फोर्थ नंबर पर है, वो कौन सी रेडियस होगी? आयोनिक रेडियस। तो चलिए, बिना कल की बात किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दैट इज आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस, अब तक तो हम न्यूट्रल रेडियसेस की बात कर रहे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जब किसी एटम पर कोई या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कोई नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे केस में उस रेडियस को क्या बोलेंगे? कैटायनिक। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम बोल देंगे एनायनिक रेडियस। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैटायन बन गया, और भाई नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो बन गया एनायन। अब यहां आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम और प्रोटॉन का नंबर हो जाए ज्यादा। एनायन कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा और प्रोटॉन का नंबर हो जाए कम। बताइए, पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कि डिक्रीज? इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा और इसका जेड इफेक्टिव कम। इसका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं ना। और हमें मालूम है कि जेड इफेक्टिव इनवर्स ऑफ रेडियस। ये रिलेशन याद है अपने को? तो बताओ, इन दोनों में से किसकी रेडियस लार्ज होगी? एनायन की। और इन्हीं का एक न्यूट्रल एटम भी पिक कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं जेड इफेक्टिव का, तो ऑर्डर ऐसे रहेगा, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव जो होगा वो किसके ऊपर होगा? कैटायन के ऊपर। ठीक है, इस केस में हम इसका ये जो ऑर्डर अभी लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, ये किसका ऑर्डर है? जेड इफेक्ट।
तो रेडियस का ऑर्डर इसका ठीक। तो अब रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, कोई डाउट इस बात को लेकर? ठीक है, पेज नंबर 32 पर आइए। सॉरी, पेज नंबर 31 पर आइए और उसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए 55। उसमें किसके बारे में पूछा हुआ है? एनायन के बारे में पूछा हुआ है। तो क्या हम बता सकते हैं? एनायन की रेडियस ज्यादा होती है। ठीक, और हमें याद है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कैटायन एनायन को लेकर, तो हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला पैरामीटर हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर क्या हो बच्चे, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। तब उस केस में हमें सीधा ही किससे कंपेयर करने में आसानी रहती है? जेड इफेक्टिव से। और जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या मैं यहाँ पे सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। यानी कि मुझे उसमें कुछ देखने की खास जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ किससे भी कंपेयर कर पाऊंगा? पॉजिटिव्स और नेगेटिव से। फॉर एग्जाम्पल, के प्लस एस माइनस टू सी एल माइनस और सी ए प्लस टू, ये चार मेरे पास क्या हैं? आयंस हैं। अब इसमें मुझे पहले तो ये चेक करो, इज इट केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक? तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर। बताइए किसकी रेडियस सबसे बड़ी? और कैल्शियम प्लस टू। तो ऐसे केसेस में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हम सीधे ही देख पाएंगे। अगर यही केस किसी आयन ऑफ सेम एलिमेंट्स का होता, फॉर एग्जांपल क्लोरीन माइनस क्लोरीन और क्लोरीन प्लस का, तब भी हम आसानी से ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडियस का ऑर्डर हमने किस बेसिस पे सेट कर लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसके अलावा कुछ और होता, आयंस होते अलग अलग, है ना, या कुछ और मैटर होता, तो ऐसे केस में हम इसको किससे रिलेट करके देखेंगे? नंबर ऑफ शेल से। जनरली ये हम स्टेटमेंट किसकी बात कर रहे हैं? जनरल स्टेटमेंट की, कि भाई हमें कुछ याद नहीं, डेटा पता नहीं, तो उस केस में हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? नंबर ऑफ शेल। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेडियस के। क्या शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और इलेक्ट्रॉन सिग्मा लगाते हैं? तो इसका मतलब मैं इसको इन शॉर्ट सिग्मा भी तो बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि शेल नंबर क्यों बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बढ़ेगा? सिग्मा बढ़ेगा। तो क्या हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि सर सिग्मा का यूज कर लीजिए, बार बार नंबर ऑफ शेल आप लिखेंगे उसके बजाय, तो हम सीधे क्या करते हैं? सिग्मा कर लेते हैं। आप खुद ही बताओ, रेडियस पर किन दो फैक्टर्स का इंपैक्ट आएगा? या तो जेड इफेक्टिव का, या फिर सिग्मा का। क्योंकि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज, अगर सिग्मा इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर सपोज मैंने कोई एटॉमिक नंबर बोला और वो किसके सिमिलर हो, इनर्ट गैस के, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें शेल नंबर कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 18, तो किस कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड। इसका मतलब उसका शेल नंबर कौन सा है? थर्ड। 54, 5 शेल, 86। तो इसका मतलब मैं सीधा ही शेल नंबर देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं? 2, है ना, 10,
अब बताओ 2 वाले इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा होगा कि 10 वाले का? क्यों पता लगा आपको ऐसा? सर उसके शेल नंबर ज्यादा हैं। तो क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज छोटा, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज बड़ा, और ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलते चले जाएं? तो ये शेल नंबर भी तो बता रहा है। यहाँ शेल नंबर कितना चल रहा है? 1 या 2 या 3 या 4, कि उसको इतने शेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर इसमें से मैच ना करे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो ये दिस आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, तो किस पे स्विच कर जाएंगे हम? इस पे स्विच। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, H माइनस दे रखा है, ठीक है, Na प्लस दिया हुआ है, Br माइनस दिया हुआ है, और हम एक और ले लेते हैं यहां पर फॉर एग्जांपल Al प्लस 3। अब सबसे पहले इसमें ढूंढिए क्या कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है? ये दो, तो इन दोनों को तो किससे एडजस्ट कर देंगे? चार्ज से। भाई सर ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन माइनस दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, सर ब्रोमाइड दे रखा है, तो ब्रोमाइड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 36, नंबर 35 था, 36 हो गए। तो सर सबसे बड़ा साइज तो ब्रोमाइड का दिखता है क्योंकि ये अकेला ही है इधर। अब मेरे पास दो हैं 10 वाले, तो क्या देखूंगा? चार्ज, कम चार्ज साइज ज्यादा। इसका मतलब पहले, फिर, और सबसे लास्ट में आ गया H माइनस। आई थिंक बात क्लियर हो गई है। या तो इसका केस आएगा या ये केस आए। ये आए तब तो बहुत ही आसान है काम, सीधे ही क्या देखना है अपने को? ऐसे देखना है ना। आओ जब सब लोग एक नंबर पेज नंबर आओ 31 पर ही, और क्वेश्चन नंबर देखो सब लोग 46। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस किस किस का दे रखा है? पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और आर्गन। तो भाई क्लियर है ना, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इट मींस इट्स ए केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बस इसमें क्या देखेंगे हम कि सर इसमें सेम हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन, बट वॉल्यूम सेम नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखो उसी पेज पर 59। कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं? ब्रोमाइड, और बोलिए सल्फर है क्या, और क्लोरीन, और बेटे नाइट्रोजन, बस ये चार ही हैं। तो अपन अरेंज कर सकते हैं। सर ये तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सर अरेंज हो गया ये तो। ब्रोमाइड सबसे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट सल्फर और क्लोरीन में से सल्फर, और फिर लास्ट में आएगा नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर ले। अब लिखिए। हाँ अब अपन इनको क्या करेंगे, लास्ट में सारे मार्क कर लेंगे कि इस बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी।
हाँ, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट कर लो, उनके नीचे जैसे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे ना, ऐसे लिख लो। फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो आगे रहेगा। तो उनमें अगर 36 कहीं और भी होता तो फिर मैं क्या चेक करता, चार्ज। जैसे मैंने 10 के केस में क्या चेक किया, चार्ज। पर मुझे मालूम है कि 36 के बाद ही प्लेस करूंगा, तो पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लिखकर उसको यहाँ पर प्लेस, उसमें वो करना भी नहीं पड़ा उसमें। बिल्कुल, वो चार्ज से ऐसे क्वेश्चन आएगा तब तो बहुत इजी हो जाएगा अपना काम, हो ना। है? हाँ हाँ, दोनों मत। कल आपकी क्लास तो ऑफ है, याद है ना। और आपके डाउट काउंटर्स रह सक आप डाउट काउंटर पे हम अवेलेबल रहेंगे 9 to 12:30 और 3:30 to 7। ठीक है, और हम अपनी क्लास का भी करेंगे डिसाइड। एक ये सर की क्लास रह सकती है तो वो अपन करेंगे डिसाइड, है ना। एक सर है, एक यस सर, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप बच्चों से पूछ लें, और उनके बिहाफ पे मैंने हाँ बोल दी कि हाँ मैं इनको सबको राजी कर लूंगा। सुबह क्लास हुई तो आपको एक फायदा है, आपके दिन भर का एक रूटीन सेट हो जाएगा। और आप मत मानो, मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से है कि जिस दिन कोई शेड्यूल नहीं होता वो पूरा दिन ही वेस्ट होता है। आप कभी भी एक क्लास बना लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस दिन का करना क्या है। नहीं तो आधा टाइम सोचने में ही निकल जाएगा और दिन भी पूरा हो जाएगा। ना भाई, इतनी जल्दी भी ना करो, है ना। हाँ, हम तो आई सुबह ही आ जाएगी 6 बजे ना। मैं भी सेट कर लूंगा मेरे को। आपको मिशन बता दिया जाएगा, जस्ट रेडी। याद है ना, आर्मी कितनी अर्जेंट बेसिस पे तैयार रहती है। बिल्कुल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है। कल धावा बोलेंगे, कब बोलेंगे अभी बताते। चलिए, डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं अब। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। किन किन चीजों पर रेडियस डिपेंड करती है वो तो हमने अभी बता दिया। सर एक तो किस पे डिपेंड करेगी, जेड इफेक्टिव पे, जो इनवर्स होता है किसके, रेडियस के। बट दिस फैक्टर इज यूज्ड इन पीरियड और ग्रुप। क्या ग्रुप पे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, सर कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए दिस फैक्टर विल बी यूज्ड इन अ पीरियड। सेकंड फैक्टर है सिग्मा, या जिसको हम बोलेंगे शेल नंबर, वो अभी हमने देख लिया है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये फैक्टर कहाँ यूज किया जा सकता है, ग्रुप में, क्योंकि हमें मालूम है पीरियड में शेल नंबर सेम रहेगा। तो दिस फैक्टर विल बी यूज्ड इन ग्रुप। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, कंपैरिजन इन ए पीरियड।
जनरल ट्रेंड बताइए, लेफ्ट टू राइट में चलूं तो जेड इफेक्टिव एंड रेडियस, सिंपल, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, किसको मैं यहां नहीं लेना चाहता? इनर्ट गैसेस को, क्योंकि उनकी रेडियस है वंडरवॉल, और वंडरवॉल तो हमें मालूम है बहुत ही ज्यादा चलती है। उनका यहाँ पे रखना, इसका मतलब बाकी सब लोगों के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा, है ना? क्या मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? हवाई जहाज और दूसरा ये चल रही है लोकल, ठीक है। कि सर वो तो बहुत तेज चलते हैं, बहुत बड़े हैं उनके साइज, बॉन्डेड भी नहीं है, और ये तो सब कोई ना कोई बॉन्ड बनाते हैं। तो जनरली हमें ध्यान ये रखना है कि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो रेडियस क्या होते रहेगा? डिक्रीज। और अगर यहाँ इनर्ट गैसेस को लेना भी है तो भाई उनकी रेडियस बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी कौन सी रेडियस है? वंडरवॉल। बाकी सबकी क्या क्या हो सकती है? या तो मेटेलिक होगी या फिर कोवेलेंट होगी, और मेटेलिक और कोवेलेंट तो हमेशा ही किससे कम होती है? वंडरवॉल से कम होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब हम किस में चलते हैं? ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में इसलिए क्योंकि अब हमें जाना है टॉप टू बॉटम। जो हमने यहां बनाया वो मोस्टली हर पीरियड में फॉलो होगा। सेकंड में ये है तो थर्ड में भी यही रहेगा। प्रॉब्लम किधर से आती है? फोर्थ से, क्योंकि वहां पर कौन सा ब्लॉक आ जाता है? डी। तो हमें क्या है, ब्लॉक वाइज कंपैरिजन नहीं करने, है ना। एसपी का कंपैरिजन पॉसिबल होता है और डी का हम अलग से पढ़ लें, ठीक है, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन वाली स्टेट बचे ही ना। चलिए अब यहां पर हम ले लेते हैं इन ग्रुप। सब लोग जहां पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वहां पर आ जाएं। पेज नंबर क्या है? शायद 3 है। जिस इसमें क्या है कि अपन एक ओवरऑल व्यू फटाफट फटाफट देखते रहेंगे। बताइए जनरली क्या होना चाहिए ऊपर से नीचे आने पर? सर शेल नंबर इंक्रीज, देयरफॉर रेडियस विल इंक्रीज। तब तक जब तक हमारे पास कोई एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को ना मिले। क्या कल मैं सिग्मा का ट्रेंड बता चुका हूं? सिग्मा कब कमजोर हो जाएगा? जब डी और एफ आएगा। सबसे सबसे वेरी वेरी पुअर किसको बोलते हैं? एफ को। और पुअर किसको बोलेंगे? डी को, है ना। तो हम यहां पर जब भी कोई डी आ जाए या कोई एफ आ जाए पहली बार, तब हमें उसका इंपैक्ट नजर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा? शेल नंबर बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। और ऐसा हम किसी भी ग्रुप में जहां जहां पर ऑब्जर्व होता है। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि किस वाले पीरियड में हमें सबसे पहली बार 4F नजर आएगा? सिक्स्थ पीरियड में। किसमें नजर आएगा? सिक्स्थ पीरियड में। तो जब भी हम फिफ्थ से सिक्स्थ चल रहे होंगे, ध्यान से देखना उस नोटबुक अपनी मॉड्यूल में, यहीं पर छोटी सी एक बात है, मिस कर गए तो फिर परेशान रहेंगे। आप मुझे देख के बताओ कि क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर यहां पर सिक्स्थ पीरियड का पहला मेंबर है सीजियम, फिर कौन है? बेरियम, फिर कौन है? लेंथनम। लेंथनम का नंबर 57।
इसका ग्रुप कौन सा है 1, इसका 2, इसका 3। 7th पीरियड को मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि 7th पीरियड में हमें बहुत सारे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिखते हैं, उनको लेने का कोई खास बेनिफिट भी नहीं होता। 6th पीरियड में भी लास्ट के 3 एलिमेंट देखो, पोलोनियम, एस्टेटाइन और रेडॉन, ये भी कैसे एलिमेंट है बच्चे, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव को हम जनरली डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या यहां पर गैप है, सीधे ही 4th में आपको हाफियम दिखाई दे रहा होगा 72, बीच के 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में है 4f में, और इसीलिए यहां से चेंज आएगा। तो इसका मतलब यहां तो सब कुछ नॉर्मली चलेगा, किस किस में, ग्रुप 1 2 3, ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं, पीरियड वाइज लिखा जानबूझकर है, और वो मैं एक साथ आपको लिखवाऊंगा, पहले आप समझ लिए सिर्फ, है ना। अब यहां पर पहली बार कौन आएगा 4f, तो जब 4f आएगा तो उनकी शील्डिंग क्या हो जाएगी, पुअर। पुअर क्या, वेरी वेरी पुअर। अब ये बताओ कि इन जनरल किसी भी एटम में दो ही तो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सेंटर में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर की टक्कर देते रहेंगे तब तक बैलेंसिंग रहेगी, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना काम कम करेंगे, किसका काम इफेक्टिव दिखाई देगा, प्रोटॉन का, और ऐसी कंडीशन में जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज थोड़ा सा हमें स्मॉल दिखाई देगा। अब हो क्या रहा है कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो शेल नंबर बढ़ रहा है, यहां पर कितने शेल हो गए बेटा, 6। अब 6th शेल है और इससे ऊपर वाले में कितने शेल हैं, 5। तो सर ऊपर से नीचे आने पर टाइटेनियम जर्कोनियम में तो साइज बढ़ रहा है, बट यहां साइज नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम। इसका मतलब एक शेल जो लगने का इंपैक्ट आना था वो न्यूट्रलाइज हो गया। और उसको न्यूट्रलाइज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर इनकी शील्डिंग पुअर है, जेड इफेक्टिव हायर है, तो जो 6th शेल लगा वो ऐसा लगा कि लगा ही नहीं, उसका इंपैक्ट दिखा ही नहीं। इसीलिए जब कुछ ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यहां पर तो सब नॉर्मल चल रहा था, किस किस में, 1 2 3 में, ठीक है। और जैसे ही हम 4th से आए, यहां लास्ट में आके मामला बराबर ही हो गया, जैसे बढ़ना था पर ऑलमोस्ट क्या चल गया, सेम। और बेटा ये लगातार रहता है जब तक कौन सा ग्रुप आता है, 15। फिर वापस से कहा नॉर्मल हो जाएगा, 16 17 और 18 में। तो किस किस ग्रुप में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 15। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई। फिर 16 17 18 वापस से क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाए। तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं पहले से ही कि भाई ग्रुप 1 2 3 16 17 18, पहले के 3 लास्ट के 3 हैविंग नॉर्मल, रेस्ट आर एबनॉर्मल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। और वो कॉन्ट्रैक्शन एक तो किसकी वजह से, 4f। 4f के मेंबर्स का नाम बोलो। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या मैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल सकता, है ना। लेंथेनाइड क्यों बोला, क्योंकि 4f है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला, कि साइज बढ़ना था, नहीं बढ़ा, तो कहां गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। और दूसरा ऐसा तब ऑब्जर्व होगा जब वेरी वेरी पुअर के पहले भी कोई पुअर रहेगा, कौन है वो, डी। और आपको याद है डी कहां आता है पहली बार, 4th पीरियड में। और 4th पीरियड में डी के 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे, यहां भी तो देखो 14 के आते से इंपैक्ट आया, तो वहां भी 10 के आते से इंपैक्ट आएगा। दिखाओ 10 किसके बाद, 10 के ठीक बाद कौन आ रहा है, गैलियम। आलू गाजर दिख रहे हैं उसमें, एल्यूमिनियम और नीचे गैलियम, इसका मतलब उन दोनों में ये इंपैक्ट नजर आए। क्या वो वेरी पुअर है कि सिर्फ पुअर है, इसलिए वो इंपैक्ट सिर्फ कितनी बार चलेगा, एक बार।
और जो वेरी वेरी पुअर होगा उसने उस इम्पैक्ट को कहां से कंटिन्यू कर दिया, फोर्थ से, और कहां तक ले गया, 15 तक। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बड़ा लंबा चला और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक बार चलेगा। मैं पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपको धीरे धीरे से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है सर, एस, फिर पी, फिर डी और एफ। किसका ऑर्डर है बच्चे, ये सिग्मा। अब सिग्मा का ऑर्डर है तो ये वाला सिग्मा पुअर, ये वाला सिग्मा वेरी वेरी पुअर। पुअर को एक बार आपने कुछ दे दिया तो वो थोड़ा रिच हो सकता है, पर वेरी वेरी पुअर का क्या करेंगे, उसको रिच होने में इतने ग्रुप लग गए, 4 to 50, तभी तो वेरी वेरी पुअर बोला। ठीक है, तो अब यहां पर सीधा कंसेप्ट ये हो जाएगा कि सर पुअर और वेरी पुअर का असर कैसे आएगा। पुअर पहली बार आता है 3D पे, तो 3D खत्म होने के बाद, है ना, और एक ही बार। और सर वेरी वेरी पुअर कब चालू होता है, 4F पे, इसीलिए वो कंटिन्यू करता है थोड़ा लंबा। क्योंकि देखो 4F करने के बाद आप याद है 5D भी तो आएगा, तो वेरी वेरी पुअर के बाद भी पुअर है, तो इसलिए वो इफेक्ट थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और हुआ क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर इनका सिग्मा पुअर है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियस पे असर तो आएगा। इसलिए जो नया शेल जुड़ा वो ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम सा आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपने कुछ लिखा तो नहीं ना अभी, हाँ, क्योंकि सब है ना, मैं अभी कायदे से लिखवा रहा हूं कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। सबसे पहली बात कि नॉर्मल ट्रेंड कहाँ ऑब्जर्व होगा, जब रेगुलरली साइज इंक्रीज हो जाए। किन किन में, 1 2 3, फर्स्ट 3 लास्ट 3, और रिमेनिंग में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कितने, 2, या तो होगा बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोल देंगे, टीसी, कैपिटल टी कैपिटल सी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोल देंगे एलसी। टीसी की डेफिनेशन क्या है, टी यहां पे ट्रांजिशन, मतलब डी किसकी पुअर शील्डिंग, कौन सा वाला डी, 3D, पुअर ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3D। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे, ड्यू टू वेरी पुअर सिग्मा ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इंपैक्ट एक ही जगह है। इसका एग्जांपल तो बहुत सीधा सा हो गया, आलू और गाजर, दोनों का रेडियस सेम, और वो वहां पर नजर आ रहे हैं। हाँ, मंडे दुष्यंत व्यास सर का मॉड्यूल सेमीकंडक्टर जिसमें हो उसको लाना है सर, वो आपकी क्लास लेंगे। कौन, ये दुष्यंत सर, धीरज कटारिया सर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे मंडे को इवनिंग में ना। और मेरी क्लास आप सुबह प्लान कर दो, सुबह 10 बजे। आपको हाँ सुनाई दे रहा है, सुबह 10 बजे, है ना। 10 से हम चलाएंगे कम से कम इसको 11:30। उसमें हम लेंगे डाउट्स प्लस थोड़ा बहुत जो हम पीछे चल रहे हैं उसको करेंगे कवर। मैं बहुत खुश हूं आप सब लोगों ने इतने जोर से हाँ बोला है, हैं? और टेस्ट का सिटिंग प्लान आप देख जाना। बहुत बहुत खुश हुआ मैं, आपने पूरी इज्जत रख ली मेरी, बदतमीजो देखो। हाँ, उनके सामने तो नहीं बोलते। चलो इधर देखो, ये सेम फ्लोर सेम क्लास, क्या बेटा,
तो डाउट है ना क्या? अरे आपको कोई शाम को आने को थोड़ा ना मना करेगा। जब आप क्लास के लिए आएंगे उसी समय डाउट भी कंप्लीट करके जाएंगे। ये है खेल है क्या? अरे जितनी देर में हम समझ जाएंगे कि अब खाली समय आ गया है चल देंगे बस, है ना? चलो चलो आप इधर फोकस करो। हाँ भाई इधर आइए। मुझे मालूम है अंदर ही अंदर आप बहुत खुश हैं, ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं ना। चलिए अब आप बात समझ गए। चलिए अब आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अलग अलग ग्रुप्स में पूरी पीरियोडिक टेबल में इस बात को जल्दी से लिख लेते हैं। हाँ, जब होगा सिग्मा पुअर तब क्या इंक्रीज होगा? जेड इफेक्ट। और तब हमें क्या दिखाई देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के सिर्फ दो ही नाम, ट्रांजिशन और लेंथेनाइड। ट्रांजिशन ड्यू टू 3D क्योंकि वो स्टार्ट करता है ट्रांजिशन को, और लेंथेनाइड में तो नाम ही से ही क्लियर है, वो है 4F। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं वो है जर्कोनियम और हाफियम। हालांकि चालू कहां से हो जाएगा? 4th से, और किधर तक चलाना है? 15 तक। हाँ क्या? सेम इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो एक नया शेल जुड़ना था उसके जुड़ने का असर किसने खत्म कर दिया? इस पुअर शील्डिंग ने। उसी को तो कॉन्ट्रेक्शन टर्म यूज कर रहे हैं हम। ये हटा दूं इधर वाला पार्ट, ये तो हमने लिख लिया। हाँ, इसका तो एक ही जगह है ना, फोर्थ फोर्थ। बाकी इसका इफेक्ट तो मैं बताऊंगा अभी कहाँ आएगा। ग्रुप 13 में है, और इसका इफेक्ट जो है वो पूरे, तो ग्रुप 13 4 to 15 के बीच में आ जाएगा ना। किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें? 7th पीरियड को। क्यों नहीं कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन सा ग्रुप आ गया बेटा? फर्स्ट ग्रुप। क्या डाउन द ग्रुप कोई एक्सेप्शन यहां देखना है? नहीं सर, क्योंकि ग्रुप 1 बहुत ही क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, अगेन इंक्रीजिंग। ठीक, अब कौन सा ग्रुप आएगा बेटा? थर्ड। थर्ड ग्रुप किस में चालू हो जाता है? डी में। और डी में हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है, मैं मेंशन कर रहा हूं, ये सेकंड और ये हो गया अपना थर्ड। पहला पहला मेंबर हमने याद किया था, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। तो एसी नहीं ला पा रहे हैं ना 7th में, तो लगातार क्या करना है? इंक्रीज। कोई हो गई है 4th की, यानी कि यहां मुझे कौन सा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा? लेंथेनाइड। क्योंकि यहाँ जो मेंबर्स हैं वो है ही कहां से? 4th पीरियड से। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कौन आएगा 4th ग्रुप में? टाइटेनियम। तो टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। ठीक, और टी जरा हाफ में पहले तो बढ़ाया और फिर क्या कर दिया? ऑलमोस्ट से। क्यों कर दिया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर है ना हमारे पास,
क्योंकि सर ये 57 और ये 72, बीच में कौन आ गए? 4f के 14 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 15। तो मैं ऐसा क्या करता हूं कि पहले डी ब्लॉक को नॉर्मल ट्रेंड, और उसमें है शेल नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रो ये रेडियस, और उसमें ग्रुप हमने लिए 1 2 3 16 17 और 8, फर्स्ट 3 लास्ट 3। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा अपन। अब यहाँ पे मैं सीधे ना ग्रुप 12 लेकर डी तो एंड कर दूं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ग्रुप 12 में आपको याद है जिंदगी कबाड़ा हो गई, तो फिर इन पहले इंक्रीज, ठीक है? ये सब क्या चल रहा है? एलसी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे अनोखा ग्रुप है 13, क्योंकि इसमें लगेंगे दोनों कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड्स एज वेल एज ट्रांजिशन। चलो देखते हैं, लिखवाइए बोरोन के फैमिली के मेंबर्स को। बैंगन क्या ले तुम? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है? अब आप यहां ध्यान से देखिए कि क्या ऐसा लग रहा है कि यहां पर डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ये D1 और ये D10। उसके ठीक बाद कौन है शिकार? गैलियम। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर पहले रेडियस बढ़ाओ, फिर सेम कर दो। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आ गया? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से आया? ड्यू टू 3D इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इंक्रीज करना है रेगुलर वे में जैसे करते हुए आए हैं अभी तक, और फिर वापस से क्या कर देना है? ऑलमोस्ट सेम। फिर कौन सा इफेक्ट फॉरवर्ड हो रहा है? lengthenoid contraction. Done? We'll continue like this. क्या 14 में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बताना है क्या? नहीं सर, खत्म हो गया वो एक ही बार। इतना ही गरीब था, है ना, कि अब अमीर हो गए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बर। तो भाई लगातार करिए इंक्रीज, बस यहां पे कर दीजिए ऑलमोस्ट सेम। ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर इन दोनों में सेम करते हुए ऊपर से नीचे तक करेंगे हम इंक्रीज। और 16, 17, 18 में तो कोई कॉन्ट्रैक्शन बताना ही नहीं है, लगातार क्या करते जाना? इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सेवनटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। नॉर्मल है ना 16, 17, 18। फिर 18th ग्रुप में आपको याद है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। डाउन द ग्रुप कर दीजिए आप इंक्रीज।
हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ पे फिर, क्या पी नहीं आ रहा वहां? पी नहीं आ रहा है क्या? पी अपना काम नहीं करेगा? भाई आप डी और एफ को देख रहे हैं, समझ में आता है। पी भी तो चलना स्टार्ट हो गया है, P1 P2 P3। तो जब शील्डिंग पुअर होने के साथ साथ इंक्रीज भी होगी, तो उसका इम्पैक्ट भी तो कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डी की शील्डिंग उतनी पुअर थोड़ना है जितनी एफ की है। भाई हमारे पास कोई पैरामीटर थोड़ना है कि भाई इसकी शील्डिंग इतनी इतनी पुअर है। हम तो जो दिख रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कंसेप्ट तो यही रखना है ना, बना लीजिए आप, कंसेप्ट तो अपने को यही रखना है। अब मैं लास्ट में आके आपको कुछ एक्चुअल बातें भी लिखवा देता हूं कि अगर कोई आ ही जाए कि नहीं आप तो एक्चुअली बताओ कि दोनों में से भी किसका साइज बड़ा है, तो फिर हम वो वाली बात भी अभी लास्ट में लिखेंगे। जो भी डाउट आपको रेडियस के रिगार्डिंग रहेंगे वो भी लेकर आएंगे साथ साथ, है ना। हम पहले उन्हें क्लियर कर लेंगे कि भाई सर अब ये डाउट मेरे रह गए थे, ये हम एक साथ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जैसे एक बच्चे को जो डाउट है 4 मिनट पहले पूछ के गए, दूसरे बच्चे का भी वही डाउट रहता है ना। फिर वही चीज रिपीट होती है, उससे बढ़िया रहेगा ना कि हमारे सबके डाउट एक ही साथ क्या हो जाएंगे भाई, यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। क्या नहीं समझ में आया बताइए। आप ही बताओ इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, आप अपनी बात रख दो, तभी तो हम समझ पाएंगे ना। आप अपनी बात रख दो, सर रेडियस का ऑर्डर इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं शील्डिंग को तो मानती नहीं। भाई तभी तो मैं बात समझ पाऊं ना बेटा। रीजन दो ही हैं, रीजन सिर्फ दो ही रहे, या तो जेड इफेक्टिव होगा तो रेडियस कम होगी, सिग्मा होगा रेडियस इंक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव कम कहाँ हो, जब कब बढ़ जाता है, पीरियड में। इसलिए हम पीरियड में क्या चलते हैं, डिक्रीज। ग्रुप में हमारा क्या होना चाहिए, इंक्रीज। पर जब भी डी और एफ आएंगे हमेशा क्या देखने को मिलेगा कि जो ऐड हुआ वो एड ऑन दिखाई नहीं दिया, उसी को तो हम सेम लिख रहे हैं बस। चलो तुम ही एक क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ। क्लोरीन 35 और 37 में कौन बड़ा? क्यों? वजन कम है इसलिए? भाई इसमें हमें जवाब दिया है कि क्लोरीन 35 बड़ा है, कौन इसकी बात को काटने को तैयार है? सर क्या मैं बोल रहा हूं कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में से किसका रेडियस बड़ा है,
इन्होंने अपना आंसर दिया सर 35 बड़ा है। अब मैं बोल रहा हूं आप में से कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है कि नहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और बड़ा है। हाँ जी बच्चा, बट वजन ज्यादा है इसलिए। हाँ बेटा आप बताओ, तुम्हारा भी 37 है सुरभि। सुरभि खड़े हो जाओ, दोनों इक्वल क्यों हैं? बिल्कुल। अरे भाई दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, एक ही एलिमेंट के दो पार्ट हैं। अब न्यूट्रॉन उनका डिफरेंस है, तो क्या न्यूट्रॉन, मैंने कहीं लिखा कि रेडियस पे न्यूट्रॉन का असर रहेगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उन सब की रेडियस सेम ही रहेगी। यहां लिखिए नोट। अब हम कुछ बातें यहां पर अपने उसके हिसाब से लिख लेते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ लिया है उसमें से क्या क्या डेराइव किया जा सकता है। Isotopes of an element having same radius. तो क्लोरीन 35 की रेडियस क्लोरीन 37 के रेडियस के इक्वल ही होगी। क्या कार्बन के सभी आइसोटॉप्स की रेडियस अलग अलग आएगी? सेम कंसेप्ट है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इन सबको रियल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको एल्यूमिनियम का साइज प्रैक्टिकली किससे ज्यादा दिया हुआ है? गैलियम से। और ये हम एनसीईआरटी से लिख रहे हैं। एल्यूमिनियम यानी कि आलू इज स्लाइटली ग्रेटर देन गाजर इन रेडियस। ठीक है। और इन बाकी ये देखो 4 to 12 में तो आपको हमेशा ही क्या बताना है बच्चे? सेम। बट 13 14 15 में अगर बताना ही पड़े कि नीचे वालों में से कौन बड़ा है, तो इनमें हमेशा लोअर मेंबर को आपको क्या बताना है? बड़ा। क्योंकि वहां पर थोड़े पीएम से लोअर मेंबर क्या होगा? बड़ा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियम और थैलियम में से किसको बड़ा बताना है? थैलियम। तो हो सकता है इक्वल आ जाए या हो सकता है किसको ग्रेटर कर दिया जाए? थैलियम। तो आपको दोनों तरह से रेडी रहना है ना। हमेशा देखो कॉन्ट्रेक्शन कितनी जगह बता रहा हूं मैं? सिर्फ दो जगह, या तो ट्रांजिशन या फिर लेंथेनाइट। ट्रांजिशन की तो क्लियर ही कर दी अपन ने बात कि वहां तो आलू को गाजर से बड़ा ही बताना है। तो अब बचा कौन सा है? ये ग्रुप 13 14 और 15, क्योंकि यहाँ पहली बार किसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है? पी का। तो भाई पी का तो काम करेगा ना अपना, डी का नहीं कर रहा, क्योंकि शील्डिंग पुअर, एफ की शील्डिंग वेरी पुअर। पर ये तो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में इनकी रेडियस 3 पीएम 10 पीएम उससे थोड़ी सी क्या हो सकती है? ज्यादा। इसीलिए हम कभी कभी एक ये भी बोल देते हैं कि भाई आपको अगर ज्यादा बतानी ही है तो लोअर मेंबर की रेडियस को क्या बताइए? ज्यादा ही बताइए। डी ब्लॉक में कतई मत बोलना ज्यादा, वहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली वही ट्रेंड फॉलो करना है, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हम याद भी नहीं रख पाएंगे। कहां तक हम यही सब देखते रहेंगे? हम आंसर किससे करना चाहते हैं? कंसेप्ट से। और यहां ऐसा हो चुका है कि कभी ये पूछ भी लिया है कि एक्चुअल ऑर्डर ही बता दीजिए। आप अपने शॉर्ट नोट भी बनाते हैं कि नहीं? देखिए हाथ खड़े करिए, कितने लोग बनाते हैं? क्या लिखते हैं उनमें? इतना ही सब कुछ वापस?
कुछ कट कर देते हो? बहुत बढ़िया। हम भी जब कोई कंसेप्ट पूरा होगा तो उसके रिगार्डिंग क्या लिखेंगे? शॉर्ट नोट, ताकि हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन क्या कर पाए? सॉल्व। और इंस्टेंट, जल्दी जल्दी, रिवीजन के समय इतना सब नहीं पढ़ पाएंगे ना। कल लिखेंगे शॉर्ट नोट जेड इफेक्टिव के और रेडियस के। हो गया? यहाँ पे लिख लिया सब लोगों ने? जोर से बोलिए। पेज नंबर 40 पे आइए। एक्सरसाइज 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अरेंज कर लेंगे। कौन सी फैमिली को अरेंज करना है? बोरोन। अब बताओ, एक्चुअल अगर सिचुएशन हो तो क्या लिखेंगे? सर ऐसे चल रहा था बोरोन। अब बताओ किसका साइज छोटा है? गैलियम का। तो एल्यूमिनियम से पहले कौन आ जाएगा? गैलियम। ठीक है? ठीक है यहां तक? और ऊपर से नीचे जाने पर फिर ये तो हमें लगातार ही क्या कर देना है? इंक्रीज। इंडियम और लास्ट में थैलियम। तो ये हमारा आंसर हो गया है पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 23 का। डन विद दिस? वापस से बेटा मैं सारी बात रिपीट कर देता हूं। बताइए रेडियस कितने टाइप का है? 4। क्या हो गया? तुम लोगों को ऐसे कैसे शौक लग गया कल की क्लास का, कि आज की क्लास ही भूल गए? मतलब कल की चिंता में आज ही का काम खत्म हो गया है। अरे ऐसे घबराओगे क्या? जब तुम डॉक्टर बनोगे 24/7 आपकी ड्यूटी ऑन रहेगी, तभी डॉक्टर बनना है ना। ऐसे नहीं कि मैं तो सर 10 बजे क्लिनिक खोलूंगी, 5 बजे बंद। इमरजेंसी 10:05 पे आएगी तो ही अटेंड करनी है, 10 से पहले आ गई तो छोड़ो दूसरी जगह। डॉक्टर बनना बहुत बड़ा काम है, एक जिम्मेदारी है। ये एहसास है कि नहीं? और मैंने पहले दिन बोला था कि नहीं, जो बनना चाहते हो वैसा फील करो। फिर तुम्हें कल जैसे मैंने क्लास के लिए बोला, मुझे तो लगा ही नहीं कि वो फील बचा है। नहीं नहीं, वो दिन याद करो जिस दिन पहली बार यहाँ आए थे पढ़ने को। कैसे आए थे? क्या आपके मन में ये बात नहीं थी, देखना हम इतनी मेहनत करेंगे, है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे? अब कहाँ गया वो जोश? हाँ भैया। एक ही क्लास है ना, सो सेम रूम, सेम स्टूडेंट्स, सेम सेम टीचर, सेम स्टूडेंट, कंटेंट डिफरेंट। ठीक है? तो अब यहाँ आ जाते हैं वापस से। इतना ही जोश बहुत था, है ना। एक तो सर आप कंटिन्यू करो, सर आप आज तो रुको ही मत, 3 बजा दो, 10 बजा दो, ऐसा भी नहीं। आ जाओ इधर। चलिए वापस से रिपीट करते हैं। बताइए क्या रेडियस को वैसे मेजर करना डिफिकल्ट था जैसा हम उसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं? न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमने उसके नए मेथड बनाए, और वो मेथड थे हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। वो भी किसमें? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। और हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कोवेलेंट, मेटेलिक और वॉन्डरवॉल। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कौन बनाते हैं? नॉन मेटल। मेटल्स मेटेलिक, और नॉन इनर्ट गैसेस वॉन्डर। क्या कोवेलेंट रेडियस छोटा होगा? क्योंकि ओवरलैप होता है। क्या मेटेलिक रेडियस उससे थोड़ा बड़ा होगा? सर उसमें पास पास होते हैं पर ओवरलैप नहीं करते। और क्या वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होगा? क्योंकि सर उसमें बहुत दूर दूर होते हैं, हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है? क्या कोवेलेंट रेडियस सिंगल बॉन्डेड ही मेजर करनी है? ठीक है? क्या मेटेलिक रेडियस मेटेलिक लैटिस में ही मेजर करनी है? क्या वंडरवॉल रेडियस सॉलिड स्टेट में ही मेजर करनी है? ठीक है? क्या आयनिक रेडियस 2 टाइप का हो सकता है? कैटायनिक और कैटायनिक में जेड इफेक्टिव ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा। एनायनिक में उल्टा, जेड इफेक्टिव कम। तो कब
है ना। ऐसे केस में हम सीधे चार्ज से नहीं देख सकते रेडियस। पॉजिटिव चार्ज रेडियस कम, नेगेटिव चार्ज रेडियस ज्यादा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो मतलब जिनमें नम सेम आयन हो, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयन हो, तो वो कंसेप्ट काम कर जाएगा। बाकी दूसरों में शेल नंबर देखना। किसी भी रेडियस को देखने के दो ही तरीके हैं, या तो जेड इफेक्टिव या फिर सिग्मा। जेड इफेक्टिव पीरियड में काम आता है बेटा, और सिग्मा ग्रुप में। हमने देख लिया था लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए रेडियस डिक्रीज विदाउट एनी एबनॉर्मेलिटी लगातार। पर जैसे हम किस पर आए, ग्रुप में हमें थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट मिली। वो किस वजह से कि कुछ कुछ पीरियड्स में हमें सिग्मा वीक मिला। सिग्मा वीक किसका, डी का। बहुत वीक किसका, इसीलिए डी का असर एक ही जगह आके रुक गया। उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया किसने, P1 P2 ने। पर एफ को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर पाए लंबे समय तक, इसीलिए वो इफेक्ट थोड़ा सा लंबा कैरी फॉरवर्ड होता है। जब पी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगे तो हमने देखा कि वहां पर वो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए हमने या तो इक्वल बनाया या फिर नीचे वाले को ग्रेटर बना, क्योंकि एफ के बाद डी भी तो आते हैं, तो वो इफेक्ट इतनी जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा। डन विद दिस, यही किया है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए 3D सीरीज। जिस सीरीज के क्वेश्चन डी ब्लॉक में से पूछे जाते हैं वो कौन सी सीरीज है, डी सीरीज। फिर से बताइए, रेडियस को इफेक्ट करने वाले कौन से दो फैक्टर, जेड इफेक्टिव और सिग्मा। रेडियस कब कम हो सकता है, रेडियस कब बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 3D सीरीज में रेडियस का ट्रेंड। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारे पास 3D सीरीज के हैं मेंबर्स। चलिए देखिए, अब बताइए यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गए हैं, डी के। क्या डी की शील्डिंग पुअर, अब मैं बोल रहा हूं कि डी की शील्डिंग यहां तक क्या जा रही है, पुअर। भाई डी की तो शील्डिंग वैसे भी पुअर है ना। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर यहाँ जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। सर सिग्मा भी बढ़ता है पर कम बढ़ता है। कम बढ़ने को मैंने एक एरो से दिखाया, और जो चीज ज्यादा बढ़ी उसको डबल एरो से दिखाया। अब बताओ यहां से जब मैं इन तीनों पे आता हूं, इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, तो कोई चेंज आया क्या यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में, वो बताओ क्या चेंज आया है। देखो आपको जो भी आंसर ढूंढना होगा कॉन्फ़िगरेशन से ही निकालना है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं मैग्नीज के आगे फेकोनी पे आया, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ या नहीं हुआ, देख लेते हैं क्या हुआ। सर यहां से यहां तक जब आप चल रहे थे तो डी में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही थे, 1 2 3 4 5। बट जैसे ही आप आयरन कोबाल्ट निकल पर आए, पहली बार पेयरिंग स्टार्ट होने लग गई है। यहां दो दो दो, यहां सिंगल सिंगल, ऐसा ही है। और सर जब आप कॉपर और जिंक पर आए तो पूरा ही पेयर हो गया। यानी कि यहां पर हम तीन तरह से इस सीरीज को डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहला, जब कोई पेयरिंग नहीं है। दूसरा, जब कुछ पेयरिंग स्टार्ट हुई। और तीसरा केस, जब सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भाई, पेयर हो गए। तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। यहां पर जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को क्या करने लग गए, बैलेंस। क्योंकि अब सिग्मा थोड़ा सा फास्ट इंक्रीज होगा। अब उसने यहां से एक्सेलरेट किया तो फुल एक्सेलरेशन कहां अचीव होगा, यहां। और ऐसी कंडीशन में यहां जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज हो ही रहा है, पर सिग्मा का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसी वजह से शुरुआत में जब जेड इफेक्टिव प्रोमिनेंट रहेगा, रेडियस का ट्रेंड ऐसे चलते रहेगा। फिर जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे
तो ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया। और अब कौन ज्यादा डोमिनेटिंग कर रहा है, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स सा होने लगा है। तो इस तरह से हमें डी ब्लॉक की 3D सीरीज में पहले डिक्रीज, फिर ऑलमोस्ट सेम एंड लेटर ऑन इंक्रीज देखने को मिलता है। रीजन क्लियर है बेटा, हथियार दो ही हैं, एक जेड इफेक्टिव और एक सिग्मा, बाकी तीसरी कोई बात यहां चलते ही नहीं है। डन, बहुत बढ़िया, लिखिए। क्या लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है? यस सर, बढ़ते हैं। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि जेड इफेक्टिव बढ़े ही ना? नहीं सर, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही सही, तो इसीलिए रेडियस डिक्रीज होने लगा। फिर बाद में क्या भी इंक्रीज होने लगा, सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव वो कौन ही बैलेंस कर सकता है, सिग्मा। और लास्ट में सर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इंक्रीज होने लगा, क्योंकि सिग्मा तो मैक्सिमम तभी हो सकता है ना जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएं, तो वो कहां पर हो गए, D10 D10, इसीलिए। इसमें तो आपको याद है 4s2 भी एड रहता है, इसीलिए इसका साइज से भी थोड़ा ज्यादा। अच्छा, कोई पूछ ले 3D सीरीज में सबसे बड़ा साइज किसका, हट, स्कैंडियम का। अरे कुछ ऐसे थोड़ा ना होगा, यहां से यहां तक कितनी बार जेड इफेक्ट आ गया होगा, इस पे ही तो सबसे कम होगा। तो इसका साइज फिर भी इससे ज्यादा है। इसका साइज तो किससे ज्यादा है, पास वालों से ही ज्यादा होगा ना। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट देखते हो हमें, जैसे लास्ट में तो साइन घूम गया है। कोई बाहर गया क्या अपने से, क्या बेटा? देखो शील्डिंग तो ओवरऑल पूरे ऑर्बिटल की ही कम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी तो बढ़ेगा, रिपल्शन का मतलब भी तो शील्डिंग था। बेटा सुनना, भैया को बुला, बैटरी लेके आगे चलें। जेड इफेक्टिव बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर है ना, एक नोट बना लो आप, अगर मान लीजिए सिर्फ रेडियस आया, आप लिख लो। यस, इज देयर एनी डिफरेंस? यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा, पर यहां मैंने क्या मेंशन कर दिया, मेटालिक रेडियस। क्या दोनों का ही ट्रेंड सेम रहेगा? सर अगर होता ना तो वहीं पर ही लिख लेते आप, आपने नोट और डाल दिया है, जैसे ही आता है नोट हमें समझ में आने लगता। किसी के पास फिजिक्स का मॉड्यूल 4 बाय मिस्टेक आ गया हो तो उसे वहां जमा कराएं काउंटर पे, है ना। अरे
बस हो गई बात, हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, दो इधर आओ। अब यहां ध्यान से देखिए बेटा, अब यहां पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, जनरल रेडियस की, जो किससे डिसाइड होती है, जेड इफेक्ट। पर जैसे ही हम किस पे आ जाते हैं बेटा, मेटेलिक पर, फिर यहां पर कौन इन्फ्लुएंस करने लगता है, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है पहले बताओ, स्टेबिलिटी के लिए। कौन कौन से दो कॉन्फ़िगरेशन आप स्टेबल बोल सकते हो, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, और एक और होता है S2। S2 भी स्टेबल में काउंट कर सकते हैं। अगर किसी के पास पहले से ही कुछ स्टेबिलिटी हो तो वो बॉन्ड कम बनाएगा कि ज्यादा। आप बताओ, बीच में कोई ऐसा दिख रहा है आपको जिसका मन नहीं हो रहा है बॉन्ड बनाने का, मैग्नीज। क्यों नहीं हो रहा है इसका मन, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो वैसे भी हाफ फिल्ड है और S2 भी है, क्या क्या अवेलेबल है इसके पास, हाफ फील्ड का D5 और S का 2, को मेरे को कम बॉन्ड बनाने की जरूरत है। इसीलिए आप पूरा ट्रेंड वैसा का वैसा ही चलाएंगे। बस यहां पर जब इसका मन नहीं हो रहा मेटेलिक का बनाने का, तो उसकी रेडियस को आसपास वालों से ज्यादा करना है, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रेंड विल रिमेन जाने क्यों सेम। तो बाकी सब में वही है, सिर्फ किसके बारे में हम बात कर रहे थे, मैग्नी। रीजन क्या लिखेंगे, D5S2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी रेडियस पूछ ली जाए तो बताना है भाई, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, सारे सिपाही ध्यान से सुनिए। आपको जब पूछा जाए रेडियस तो मत लगाना उसको कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना है, क्या ऐसा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल है। पेज नंबर 32 पर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है मेटालिक रेडियस, वो है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है बेटा, किस रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हैं। मेटालिक रेडियस बड़ी होती है कि कोवेलेंट, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव को किससे कंपेयर करना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से। वंडरवॉल से तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वंडरवॉल से, सर वो तो सबसे ऊपर ही चले गए, है ना। तो हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेटेलिक रेडियस किससे बड़ी आती है, कोवेलेंट रेडियस, ये तो पता है सर हमको। इसमें नई बात क्या है, तो इसमें नया एक ऑर्डर है कि लिथियम जो कि सबसे छोटा एल्कली मेटल है, उसकी रेडियस सभी हेलोजन से भी बड़ी है। सबसे बड़ा हेलोजन कौन सा होगा, आयोडीन, भाई यही तो ट्रेंड होगा। पर उससे भी बड़ी रेडियस किसकी है, लिथियम। इसका आप आइडिया इससे लगा लो कि जब लिथियम की रेडियस बड़ी है तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम की रेडियस तो कितनी बड़ी होगी इनसे। सेकंड, अच्छा आप खुद सोचो, प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट ग्रुप की, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कब कर सकता है कोई इलेक्ट्रॉन लूज, जब रेडियस बड़ी हो, अट्रैक्शन कम हो, आईपीवी कम हो। कब कौन गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी रेडियस छोटी हो। तो भाई फ्लोरीन नॉन मेटल सबसे ज्यादा, उसकी रेडियस छोटी, तो उसके केस में इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल। और आयोडीन के केस में फिर भी इन चारों के कंपैरिजन में निकाले जा सकते हैं। डन विद दिस। तो ऐसा कहीं देखने को मिल जाए तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्या चल रहा है। लिथियम के पास मेटेलिक रेडियस है विच इज हायर देन एनी कोवेलेंट ऑफ हेलोजेंस।
ये हटा दिया जाए 3D सीरीज। अच्छा, निकिल, पीडी और पीटी में बताइए क्या ट्रेंड आएगा रेडियस का। निकिल से बड़ा पीडी, और पीडी और पीटी सेम, क्योंकि यहां पे लग गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर देखिए 44। हो जाएगा ना बच्चे? सारे क्वेश्चन आवाज आप रेडियस के बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। बिल्कुल टेस्ट आएगा रेडियस तक। अब हमारे पास रेडियस का आखिरी टॉपिक है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। कंपैरिजन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक का पूरा चैप्टर इसी मॉड्यूल में है, और इनका कंपैरिजन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ चीजें उसी से समझ में आएंगी कि भाई ऐसा बिहेव क्यों चल रहा है। एस ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, रेडियो एक्टिव को नहीं इंक्लूड करते, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अच्छा, आप ऐसे इन जनरल बता सकते हो किसका साइज सबसे छोटा होगा? भाई ये सेकंड शेल, और लेफ्ट टू राइट तो सबसे छोटा, तो ये मेरा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। और ये मेरा लार्जेस्ट, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और सिक्स में पहले ये आएगा फिर ये, लेफ्ट टू राइट तो साइज कम होता है। इसका मतलब ये मेरे पास हो गया है लार्जेस्ट। अब बनाते हैं ट्रेंड, जरा देखिएगा। सबसे छोटा, उससे बड़ा, लिथियम से बड़ा, फिर तो पहले तो हम बनाएंगे एम, और फिर हम बनाएंगे एन, यानी कि इसका साइज इतना बड़ा है कि वो कैल्शियम से भी बड़ा, स्ट्रोंशियम से भी बड़ा, बेरियम से भी बड़ा, और फिर लौट के हम किस पे आएंगे? पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि भाई पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्यों बहुत ज्यादा बड़े? कि सर देखो आप उनको, वो तो सारे के सारे सेकंड ग्रुप से ही बड़े हो गए, है ना? जबकि सोडियम सिर्फ किस किस से बड़ा है? बेरिलियम से, लिथियम से और मैग्नीशियम से। ठीक है। अच्छा, आप इसको Mn से याद रख लेंगे, इट इज M एंड देन N। ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछे कि किसके मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो क्या बताओगे? ये अपना एक ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैं आपसे मतलब इसको देखकर भी बताया जा सकता है। लगातार एक ग्रुप में, एक ही ग्रुप में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड डिफरेंस कहाँ है? ये वाला। क्योंकि आप देखो, सोडियम के बाद पोटेशियम का टर्न कितने एलिमेंट्स के बाद आया? 1 2 3 के बाद, है ना? इवन इन दोनों से भी बड़ा है वो तो कितनी बार, इतने लोगों से बड़ा है ये। बाकी तो फिर ये प्रूबिडियम इससे बड़ा है, पर वो इसके नेक्स्ट पास में ही है। ये सबसे ज्यादा है, तो ये बड़ा मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा किस में बताना है अपने को? सोडियम और पोटेशियम के बीच में। अब हम करेंगे क्वेश्चन मार्क, है ना? फिर एक दो क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, है ना? मार्क तो अपन आज सारे करेंगे, फिर आप बैठ के क्या करोगे? उनको आज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, है ना? फिर कल हम शुरू के आधे घंटे में उन सारे क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है? और फिर नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं नया कंसेप्ट बता देता हूं।
क्या सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था क्या? बिगनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया? हाँ, क्योंकि आप इसको ऐसे देखो बेटा, सोडियम तक जब आप आए कितने लोगों को क्रॉस करके आए? 1 2 3। पर जब आप पोटेशियम तक आए तो आप कितने लोगों को और क्रॉस करके आए? यहां से लेके सभी को। इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड, रीजन तो प्रैक्टिकल वैल्यू है। अपन तो याद करने के लिए उसको क्या करने की कोशिश की है? सेट करने की कोशिश। बिल्कुल, मैं थोड़ा ना बनाए। रीजन तो है ही ना कि इनका साइज तो बड़ा ही होगा ना बेटा। अब ये किन किन से बड़ा हो सकता है? अपने ग्रुप में नीचे वाले का बड़ा होगा, वो पास वालों से भी बड़ा है। लिथियम का साइज तो किससे भी बड़ा है? आयोडीन यहाँ है, लिथियम वहां, उससे भी बड़ा है। रेडियस कौन सी है लिथियम की? बिल्कुल। पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर कौन करेगा विद लॉजिक? समझा दे मुझे कोई। देखो, के प्लस, डेटा तो मैं बोर्ड पर ही लिख देता हूं। के प्लस और एफ माइनस दोनों की वैल्यू कितनी है? 1.34। अब हमसे किस किस की रेडियस पूछ रहा है कि के की क्या होगी और एफ की क्या हो। अब आप यहां ध्यान से देखो, पोटेशियम की तो तब ये वैल्यू है जब उसके पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हटाओ, चार्ज हटाते से जेड इफेक्टिव कम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हटाया। तो वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी? मोर देन 1.34। और फ्लोरीन के पास तो ये वैल्यू तब आई जब नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव चार्ज हटाएंगे तो वैल्यू क्या करेगी? डिप, कम। तो लेस देन 1.34। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहली वैल्यू ज्यादा हो और दूसरी वैल्यू कम हो। आगे क्या आंसर? आवाज ही नहीं आती है ना? अब इसमें आप वन वन, अब आप मेंशन करते जाओ कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। बिगिनर्स बॉक्स 3 कहां लिखा है उसमें? वो तो तभी लिखना है ना जब वो पूछा जाए। उसको मेटेलिक पूछनी होगी तो बेटा मेटेलिक लिखेगा, कोवेलेंट पूछनी होगी तो कोवेलेंट लिखेगा, है ना? चलिए, आप अब बिगनर्स बॉक्स 3 पूरा क्या करेंगे? कंप्लीट। यहां तक अपना हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में अपना कहां तक कंप्लीट हो गया है? 1 2, नहीं नहीं, रेडियस भी खत्म कर दो ना। 66 कुछ आ गया होगा। और एक्सरसाइज 2 के मेंशन करो अब, वो हम सबको कंप्लीट करने हैं। मार्क करते जाना है बेटा, मैं बोल रहा हूं, है ना? क्वेश्चन नंबर 267, 2 6 7 10 11 12, 2 6 7 10 11 12 14 15 16 17 19 21 23 और 26। अब आप देखो, ये अब तक हमने जितना पढ़ा उसी में से एक्सरसाइज 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। ये सब अपने को बैठ के बेटा सॉल्व करने हैं, है ना? मोस्टली तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, एक दो बचे होंगे, वो आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो भी कहीं कुछ लैग कर रहा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, कहाँ समेटने लग गए? आज तो एक्स्ट्रा रुकने की बात हुई थी।
यार मतलब गजब है भाई, हमारी सेना जो है भूख प्यास के आगे दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। कल मिलेंगे 10 बजे और इन सारे क्वेश्चंस में से जो डाउट रहेगा पहले उसको करेंगे बेटा सॉल्व। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।